हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। इसके पहले मैंने सेल का वीडियो डाला है जिसमें सेल के फंक्शन, सेल क्या है, बेसिक यूनिट क्यों उसको बोला जाता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो यदि आपने सेल वाला पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स में हमें पढ़ना है सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा आप इसको मीन्स टफ बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए। और ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए और बाकी एसएससी और जो एग्ज़ाम है जिनमें साइंस पूछी जाती है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो प्लांट सेल होती हैं तो प्लांट सेल के चारों ओर एक दीवार से घिरी हुई होती हैं। जो पादप कोशिका है वह चारों ओर से एक दीवार से घिरी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। और इस सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो साइटोप्लाज्म से होता है। साइटोप्लाज्म से पदार्थों का स्रावण होता है। जो दो कोशिकाओं की कोशिका की भित्ति के बीच में पेंटेन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ स्तर होता है। देखिए, बीच में साइटोप्लाज्म है जो भरा हुआ कोशिका द्रव्य है। तो इसी में क्या होता है कि दो कोशिकाओं की सेल वॉल, अब दो कोशिकाओं की सेल वॉल के बीच में क्या भरा रहेगा, तो ये पेंटेन होता है और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक सूक्ष्म स्तर होता है। ओके। फिर जो प्लांट सेल होते हैं उनमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पादप कोशिका होती है उसकी उसकी कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। आपको ऑप्शन में देगा सेल्यूलोज, ग्लूकोज और दो ऑप्शन को छोड़ दे देगा, तो आप याद रखिएगा कि वो किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। फिर यहाँ पर और क्या पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त इसके भीतर एक सेकेंडरी वॉल भी बन सकती है जो सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी होती है और कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको पूछा जाता है कि जो जो एनिमल सेल होती हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है। आपको ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेल वॉल अलग होती है और सेल मेम्ब्रेन अलग होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य। और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते थे, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है या जीव द्रव्य कहा जाता है। जो सेल है, सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल भरा हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जूलियन हक्सले नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। और इसे बेसिक ऑफ लाइफ भी बोला गया है। बेसिक ऑफ लाइफ, यदि प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल एक्टिव ही नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर नामों के द्वारा जाना जाता है। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा केंद्रक के बीच में है तो इसे क्या बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और साइटोप्लाज्म और केंद्रक झिल्ली के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अगर है तो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ये आप बिल्कुल इसको कंफ्यूज मत हुइए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि देखिए, अगर वो कोशिका द्रव्य मी साइटोप्लाज्म में है तो वो क्या कहलाएगा, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसको लिविंग बोला गया है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जूलियस हक्सले ने। इनका नाम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जब यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मध्य में होगा तो इसका नाम होगा साइटोप्लाज्म। लेकिन यदि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होगा, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य में होगा, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और जितनी भी सेल है, सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उसके लिए ये मुख्य होता है, इसीलिए इसे लिविंग बोला गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने बहुत सारा इसके बारे में रिसर्च बताया कि कैसे कैसे हुआ, ये सब हमको नहीं जानना है। फिर देखिए, जो पुरकुंजी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था? तो पुरकुंजी ने बताया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं पढ़ना है, ये नहीं आता है पेपर में। फिर इधर ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए क्या क्या यूज होंगे कोशिकांग, तो वो बताया गया है यहाँ पर। देखिए, सेंट्रोसोम या इसी को हिंदी में बोला जाता है तारक। तो तारक क्या 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 होता है? सबसे पहले तो टी बोबरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। फिर ये क्या होता है? एक स्वच्छ रंगहीन घेरा होता है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसके अंदर दो माइक्रो बॉडीज मीन्स दो सूक्ष्म कणिकाएं, जिन्हें तारक केंद्र कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो एनिमल सेल होती है उसमें पाया जाता है। और जो प्लांट सेल है, तो जो कुछ कवक और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। हम केवल जो मेन पॉइंट है वो याद करेंगे। जो सेंट्रोसोम होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह जो सेल का डिवीजन होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है, उसमें हेल्प करता है। जंतु कोशिकाओं के विभाजन के समय जो स्पिंडल, इस तरीके से स्पिंडल का जब फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो सेंट्रोसोम होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः द्रव्य जालिका क्या कहलाती है? तो साइटोप्लाज्म में कुछ सूक्ष्म नलिकाएं मीन्स कुछ माइक्रोपाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? ER कहा जाता है। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जो इनका विस्तार होता है वो प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ये जो केंद्रक कला मीन्स जो क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल होती है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से प्लाज्मा झिल्ली मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होती है। कौन होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि यह केवल यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो क्या करती है? जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके सभी सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाई जाती है। उनकी जो मतलब कोशिकाएं हैं उनके अंदर यह पाई जाती है। लेकिन जो फंगाई हैं या शैवाल हैं, इनके अंदर ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। चलिए मैं थोड़ा आसानी से बताती हूँ इसको, थोड़ा टफ हो गया ये। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है? जाल की तरह संरचना होती है, जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनमें ये पाई जाती है। ओके, और मेन यहाँ पर क्या याद रखिए आप कि यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर बताया है कि कहाँ पर क्या होता है इसमें। देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पर ये न्यूक्लियस पोर बताया है। और इस तरीके से कुछ जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से कुछ ये बिखरी हुई रहती हैं। इन्हीं को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, ये भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये रफ और स्मूथ का क्या चक्कर है? तो जो रफ होती हैं उनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर ये इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, ये राइबोसोम है, तो ये क्या कहलाएंगी? रफ। लेकिन यदि ये स्मूथ है मीन्स इनके अंदर इनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी? स्मूथ। बस इतना सा याद रखना है। देखिए स्ट्रक्चर में अगर ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं तो ये सारी रफ हैं, लेकिन जो बाकी पार्ट में जिनमें डॉट नहीं है मीन्स राइबोसोम एब्सेंट है, वो क्या कहलाएंगी? वो स्मूथ कहलाएंगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या है? अब गोल्गी बॉडी के बारे में कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसका क्या काम है? इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा, ऐसे ही तो आएगी नहीं गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी व लाइपोकॉन्ड्रिया जीवाणु मीन्स जो बैक्टीरिया हैं, शैवाल हैं एवं माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। इनमें ये नहीं पाया जाता है। जो प्लांट सेल के गोल्गो बॉडी में डिक्टियोसोम भी कहते हैं। जब जो प्लांट सेल के अंदर
प्लांट सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ओके, क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन और कोशिका कला के घटकों की विभिन्न थैलियों में बंद रहते हैं, इसलिए बोला जाता है। ये सब काम का नहीं है इतना। फिर ये क्या, इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ये, इनका पूरा कार्य तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये जो सिक्रेशन होता है, कोशिकीय पदार्थों का जो सिक्रेशन होता है और जो उनका संचयन होता है, उसमें मेन इनका काम माना जाता है। इनको वो संदेश वाहक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सूचना होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। फिर लाइसोसोम, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि इसको क्यों कहा? देखिए, आपने सुना होगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन उठना चाहिए आपके माइंड में। तो हम समझते हैं कि लाइसोसोम का कार्य, जो विशिष्ट कार्य है, तो वो क्या है कि लाइसोसोम में परिग्रहण किए गए पदार्थों के पाचन के बाद अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये इसका मेन काम क्या होता है कि लाइसोसोम की निजी कोशिकाएं होती हैं, इसकी कुछ प्राइवेट ऐसी सेल होती हैं जो शरीर की क्रियात्मक व विकृति की दशा में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल हिंदी लिखिए, मैं समझाती हूँ। जो शरीर की क्रियात्मक और विकृति की दशा में मिलते हैं, मतलब जब जैसे कई दिन तक, जैसे कई लोग 10-10 दिन तक फास्ट करते हैं, खाना नहीं खाते, तो अगर उनके अंदर कोई भी एनर्जी सोर्स, मतलब आहार नहीं पहुंच रहा है, तो क्या करते हैं, जो यकृत में जो सेल होती हैं, जो लिवर में जो सेल होती हैं, उनमें इनका निर्माण हो जाता है और ये अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण करने लगते हैं। इनमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो जो सेल, मतलब डाइजेशन का काम कर रही हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करा रही हैं, या जिनका सबसे वहाँ पर इम्पोर्टेंट काम है, उन्हीं कोशिकाओं का भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर लाइसोसोम के कार्य, क्या क्या कार्य करता है ये, तो देखिए, बाह्य पदार्थों का पाचन, लाइसोसोम के द्वारा जो अंतर्ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ हैं, जैसे फेगोसोम है, पिनोसोम, अंदर रहते हैं ये खाद्य, तो ये क्या करते हैं कि जो बाहरी प्रोटीन और जीवाणु, विषाणु हैं, उन सब का पाचन कर लेते हैं। और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या होता है कि जब भोजन की कमी हो जाती है, तो भोजन की कमी होने पर जो लाइसोसोम होता है, वो जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करने का काम, उसको डाइजेशन करने का काम करता है। तो क्या है कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिन तक तो काम चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि जो इंटरनली स्टोरेज फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो कुछ दिन तक तो उससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन जब बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि डेथ भी हो सकती है। फिर ऑटोलिसिस का मतलब क्या होता है, ऑटोलिसिस मतलब होता है कि रोग की स्थिति में लाइसोसोम, जो रोगजनक कोशिकाएं हैं, मतलब जिनके कारण रोग हो रहा है, उन कोशिकाओं को पाचन द्वारा क्या कर देती है, नष्ट करने का काम करती है। इसीलिए बोला जाता है ऑटोफैगी, मीन्स खुद ही उनको नष्ट कर रही है। फिर इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस को ये प्रारंभ करने का काम करती है। जो कैंसर होता है ना, तो कैंसर में क्या होता है, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, सेल अपने आप नष्ट होने लगती हैं, तो उसमें भी लाइसोसोम, यदि उसका अचानक से विघटन हो जाता है, अगर ये डिसोशिएट होने लगता है, तो क्या होता है कि कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिससे कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, तो उसमें जो मेन फंक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से, किसने इसकी खोज की थी, तो कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। इसमें इस तरीके की जो ये संरचनाएं होती हैं, इनके अंदर ये कहलाती, जो अंदर की तरफ ऐसे, ऐसा और फिर ऐसा, तो जो बीच में है ये यहाँ पे, ये कहलाते हैं क्रिस्टी। और इसके अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जो कहलाता है मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम, वैक्यूल्स, डीएनए, ये अंदर जो क्रिस्टी के अंदर होते हैं, तो डीएनए पाया जाता है। इस तरीके से ये
स्ट्रक्चर होता है, इसमें बताया भी गया है। और जो क्रेब्स साइकिल होती है तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए स्ट्रक्चर बताया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो इसमें बाहर की तरफ दीवारें होती हैं और अंदर क्या होता है, उभार होता है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ओके, ये पढ़ लीजिएगा आप पीडीएफ से। इसमें जो हमें मेन चीज़ पढ़नी है, जो पेपर में पूछी जाती है, कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी फॉर्म में होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस ऊर्जा तक विभिन्न जो कोशिकाएं हैं, कोशिका विभिन्न क्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जो मेन फंक्शन होता है उसे कहा जाता है, मतलब एनर्जी के लिए, एनर्जी का जो निर्माण होता है वो यहीं पर होता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ओके, अब प्लास्टिड क्या होते हैं? तो प्लास्टिड की खोज हैकेल ने की थी, ये पूछा जाता है आपसे। और मेन यही है, जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब पादप कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में कुछ जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है या लवक कहा जाता है। ओके, अब देखिए राइबोसोम। हाँ, यहाँ से प्रश्न आता ही है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। आप देखिएगा पुराने पेपर कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं, मेन फंक्शन इसका क्या होता है। तो राइबोसोम राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो राइबोसोम में होगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कुछ राइबोसोम होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए।